एजुकेशन सिटी कोटा में अब विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रचलन बनता जा रहा है कि कई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर डेवलप होने लगी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा का नाम है, इसलिए विश्वविद्यालयी शिक्षा पर का भी यहाँ पर अलग ही महत्व है। इसी महत्व को और इसी विश्वविद्यालय शिक्षा को नए आयाम देने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास हो रहे हैं। इसी में एक प्रयास हुआ है, श्री जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में हुई है। इस विद्यालय का क्या उद्देश्य है और इनको कौन लोग चलाते हैं, किस तरीके से इसका संचालन होता है, संचालन की दृष्टि से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आरएएस अधिकारी आर.डी. मीणा। आर.डी. मीणा से सबसे पहले हम उनसे ही ये जानेंगे कि किस तरीके से उनका शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित रहा और समाज में रहते हुए उन्होंने किस तरीके से आगे का अपना सफ़र तय किया। आर.डी. साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा की तरफ क्या आप पूर्व में भी जुड़े रहे एजुकेशन से? ये सही है कि शिक्षा का प्रारंभ से ही एक लगाव भी था और अवसर भी मिला, एक टीचर के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में। उसके बाद योग इस प्रकार का बना कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और उसमें चयन हो गया। लंबे समय तक कोटा और दूसरे ज़िलों में सेवाएं दी और इसी दौरान कुछ इस प्रकार के अवसर आए संस्था के माध्यम से, क्योंकि प्रारंभ से ही ये था कि एजुकेशन के माध्यम से ही आप समाज और साथ में सभी वर्गों का परिवर्तन कर सकते हो सारा। तो एक संस्था के रूप में एक अवसर को देखते हुए हमने पहले छोटे स्तर पर छात्रावास के रूप में कुछ समाज के बच्चों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई और ये योग की बात थी, कुछ सरकार का सपोर्ट मिला कि संस्था ने ये समझा कि एक अच्छे स्कूल या विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ये विश्वविद्यालय की जो स्थापना आपके द्वारा हुई है या आपकी संस्था के द्वारा हुई है, उसका उद्देश्य क्या रहा था? यदि हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो आज हायर एजुकेशन में क्वालिटी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। रोज़गार की अपेक्षा छात्रों में निश्चित रूप से होती है इस बेरोज़गारी के युग में। तो बच्चा चाहता है कि मेरे को रोज़गार मिले, तो क्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा हायर एजुकेशन के लिए चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि आम आदमी प्राइवेट सेक्टर में यदि जाते हैं तो बहुत महंगी फीस होती है सारी, उसको अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं रहती है। तो एक संस्था के रूप में हमने ये सोचा कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, ऐसे कोर्सेज लाएं जो सीधा रोज़गार बच्चों को जोड़ सके और इनके साथ में कि हम ये दोनों काम किस प्रकार से अफोर्डेबल फीस में कर सकते हैं। तो अफोर्डेबल फीस के माध्यम से हमने क्वालिटी एजुकेशन को देने का प्रयास किया है और ऐसे कोर्सेज लिए हैं जिससे कि रोज़गार जुड़ता हो। यदि मैं कुछ विशेष इस यूनिवर्सिटी के बारे में यदि मैं सोचता हूँ तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज के इस युग में बच्चा 12th के पास ही कंपटीशन की तैयारी करने लग जाता है। यदि ये संभाग की बात करते हैं तो जो छोटी सर्विसेज होती है, टीचर के रूप में हुआ, पटवारी के रूप में ये हुआ, यहाँ की ब्रिलियंट होते हुए भी इस क्षेत्र का बच्चा सबसे पहले इसी में प्रवेश करता है। सबका सिलेक्शन हो नहीं पाता है सारा। तो हमने इस स्थिति को देखते हुए ये सोचा कि इस क्षेत्र के बच्चे भी ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना चाहिए। आपके राजस्थान की जो उच्च प्रशासनिक सेवा है उनमें जाना चाहिए। तो हमने इसको देखते हुए आपके ग्रेजुएशन के साथ ही, फर्स्ट ईयर के साथ ही हमने उस कोर्सेज को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि जिसमें कि अधिकांश कंटेंट्स प्रशासनिक सेवा के हों। दूसरा, रोज़गार की दृष्टि से आज बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है सारा। आप बीए कर लेता है, बीएससी कर लेता है, कॉमर्स में यूजी कर लेता है, परंतु उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है। आवश्यकता इस बात है कि उसका स्किल डेवलपमेंट हो तो प्राइवेट क्षेत्र में भी उसको रोज़गार के कई सारे चांसेज हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला यूजी का हर छात्र, चाहे वो कॉमर्स से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो या आर्ट्स से संबंधित हो,
इसके साथ साथ उसको हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज के रूप में या डिप्लोमा के रूप में उसको अनिवार्यतः इसमें कोर्सेज में शामिल किया है। लेकिन स्टूडेंट्स का भी आजकल ये देख रहा है कि कॉलेज की तरफ आना या यूनिवर्सिटी की तरफ आना, उनका रेगुलर आना एक रुझान नहीं रहता। इसकी दिशा में क्या प्रयास रहे हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर भी लोगों से हमने इसमें दो प्रकार से काम किया है। एक तो व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से हमने इस प्रकार का कोर्सेज डिजाइन किया है कि आर्ट्स और कॉमर्स में भी उसको उसी प्रकार का काम करने का अनुभव मिले जिस प्रकार से साइंस में मिलता है। तो आर्ट्स और कॉमर्स में भी हमने लगभग 30% की लगभग 30% प्रायोगिक परीक्षा करवाने का निर्णय किया है। ये परीक्षा कैसी है? अब प्रायोगिक में क्या है कि उसको फील्ड में जाना पड़ेगा, मौके पर स्थिति देखना पड़ेगा, आपका उससे संबंधित उसको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट तैयार करके वो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेगा और उस प्रेजेंटेशन का भी एक ग्रुप डिस्कशन बच्चों में होगा। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसमें सभी संबंधित सब्जेक्ट की उसको जानकारी प्राप्त होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब उसका पर्सनैलिटी टोटलिटी में डेवलप हो रहा है। तो पर्सनैलिटी डेवलप होगा तो चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर में कहीं सर्विसेज की बात हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन और अंत में उसकी आपकी इंटरव्यू की बात हो, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा और बच्चे को निश्चित रूप से उसकी सफलता मिलेगी। एक फीस स्ट्रक्चर की बात आती है, बोला हर जगह जाता है कि हर विश्वविद्यालय आम लोगों का ध्यान रख रहा है, फीस का स्ट्रक्चर बहुत लो रख रखा है, लेकिन फिर भी लोगों को वो स्पष्ट नहीं हो पाता। तो लोगों तक वो स्पष्ट कैसे करेंगे आपकी उनकी फीस, आपका स्ट्रक्चर लो रखा है? हमारी यूनिवर्सिटी एक संस्था के द्वारा है और संस्था एक नो प्रॉफिट मेकिंग संस्था है। संस्था का उद्देश्य सार्वजनिक है और पब्लिक इंटरेस्ट है। इस दृष्टि से यदि हम दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तुलना करता हूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो फीस है लगभग 50% की लगभग काफ़ी कुछ कम है आजकल, अफोर्डेबल के रूप में रखा है सारा। तो उसका उद्देश्य है कि आम लोगों को इसको फ़ायदा मिले, एक मध्यम क्लास के परिवार का बच्चा भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अफोर्डेबल फीस के साथ में उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। और क्वालिटी एजुकेशन भी करे, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि रेगुलर यदि वो आपके यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से रेगुलर जुड़ा हुआ रहता है, रेगुलर क्लास में आता है, आपकी फैकल्टी और उसके साथ में निरंतर संपर्क रहता है, तो निश्चित रूप से उसका जो डिग्री मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। और हमारा उद्देश्य तो है कि हम डिग्री नहीं, हम तो नॉलेज देने हैं बच्चों को, नॉलेज के लिए हम बुला रहे हैं। यदि नॉलेज आपको लेना है तो जेमिनी साधु विश्वविद्यालय को ज्वाइन करें। क्वालिटी की आपने बात करी, जिस तरीके से एक समय पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैल्यू होती थी या और कॉलेजेस की वैल्यू होती थी, उसके बाद एक बूम आया कॉलेज सेक्शन में, लगातार विश्वविद्यालय खुले, कॉलेज खुले, तो इससे क्या फर्क पड़ा एजुकेशन सिस्टम पे? क्या टीचर्स की कमी आई, लेक्चरर्स की कमी आई? दरअसल सरकार का उद्देश्य ये हो सकता है कि आम आदमी तक और दुर्गम क्षेत्र तक भी हायर एजुकेशन पहुँचे, अच्छा उद्देश्य है। परंतु इस एजुकेशन को नीचे तक पहुंचाने के लिए आपके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेगुलर आपके पास में फैकल्टी चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि सरकार की जो संसाधन है या सरकार का सेटअप है, कई बार ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। परंतु हमने देखा इस यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से कि हम रेगुलर क्लासेज की गारंटी देते हैं। रेगुलर क्लासेज का मतलब कि हर इसमें अगर बच्चा किसी स्कूल में आ रहा है, किसी कॉलेज में जा रहा है या किसी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, बच्चा इतनी दूर से आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि उसकी क्लास नहीं लग रही है। अल्टरनेट अरेंजमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो इससे बच्चों में एक प्रकार का विश्वास पैदा होगा, रेगुलर बच्चा आएगा। अभी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आपके यहाँ? रेगुलर क्लासेज हमारी रेगुलर रूप से चलती है। कई बार विशेष स्थिति में किसी फैकल्टी के आकस्मिक रूप से अवकाश पर होना, अवकाश में आने के बाद में भी उसकी क्लास मिस नहीं होती, उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा एडवांस में किया जाता है। एक नाम जो विश्वविद्यालय का है, श्री जयमिनेश विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय, इसको लेकर कई बार ये रहता है कि केवल एक समाज विशेष के लिए या मीणा समाज के लिए इसमें एडमिशन ओपन है, या क्या पूरे समाज, हर समाज के लिए सेवा देगा? शिक्षा हमेशा सार्वजनिक होती है। शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, इसको किसी वर्ग विशेष से नहीं बांधा जा सकता। जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का उद्देश्य सभी वर्गों को सार्वजनिक रूप से अच्छी क्वालिटी की
अच्छे रोजगार के साथ पर शिक्षा देना है। इसलिए सभी लोग अभी आ रहे हैं, सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि इस विद्यालय को ज्वाइन करें। और फीस स्ट्रक्चर का भी लाभ हर वर्ग में समान रूप से हाँ, मिलेगा? फीस स्ट्रक्चर के लिए हमने एक तरफ अफोर्डेबल फीस रखी है, इसके अलावा भी हम समाज के हर विद्यालय को, हर वर्ग को इस यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहते हैं। तो हमने विशेष रूप से, चूँकि किसी विश्वविद्यालय का उद्देश्य ये भी होता है कि जो दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पर आपके एजुकेशन के इतने संस्थाएं नहीं हैं, वो बच्चे भी यूनिवर्सिटी से जुड़े, एक उद्देश्य ये होता है। तो हमने कोटा संभाग का हर हायर सेकेंडरी विद्यालय, उसका जिसने टॉप किया है उसको हम किसी प्रकार से शुल्क नहीं ले रहे, टीचिंग फीस में 100% उसको छूट दे रहे हैं। हाँ, तो इसका आशय हुआ है कि जो दुर्गम क्षेत्र का हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर किसी प्रकार के रिसोर्सेज नहीं है, फैकल्टीज की भी हो सकता है कमी हो, पर सीमित संसाधनों के बावजूद भी उस बच्चे ने उस क्लास में टॉप किया है, तो हम उसको प्रमोट करने के लिए और साथ में उस दुर्गम क्षेत्र को इस यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए उसको नहीं ले लिया। और सेकंड, जो बच्चा टॉप करेगा उसको 50% दिया, एक चीज़ ही है। दूसरा है कि हमने एक, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा उद्देश्य है इस क्षेत्र में कंपटीशन की भावनाओं को पैदा करना है। और कंपटीशन की भावना भी वो है कि वो बच्चा सोचे कि मेरे को तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है, वो सोचे कि मेरे को तो RAS और IPS की, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की, उसमें जाना है। क्योंकि यहाँ बच्चों की सोच केवल मात्र स्टार्टिंग की STC और नीचे के तक की सोच है। उस स्थिति के बावजूद भी, जबकि अच्छे 80-90% बच्चे, कुछ वातावरण नहीं है, कुछ पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो इन सब के मध्य जोड़ने के पीछे उद्देश्य है कि वो एक बार यूनिवर्सिटी में जुड़ जाए तो हम स्टार्टिंग में उसको ऑल इंडिया सर्विसेज की जो कंपटीशन की भावना पैदा करें, और न केवल भावना पैदा करें, उसको सिलेबस के साथ में भी तैयारी भी इस प्रकार से उसको कराएं कि उसकी प्रारंभ से ही उसकी लगातार 3-4 साल तक तैयारी चलती रहे, और उसको अलग से किसी प्रकार की किसी कोचिंग संस्थान में केवल उसकी तैयारी के लिए कहीं पर नहीं जाना पड़े। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा हम इसको कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ अभी हमारी शुरुआत है, और मैं तो कर रहा हूँ कि पहला ही साल है हमारा, और पहला साल में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है, एजुकेशन के माध्यम से काफ़ी हमने तैयारी भी की है। और मेरा तो जो विजन जो नज़र आता है कि एक दिन जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय इस डिवीज़न में, इस क्षेत्र में न केवल महत्वपूर्ण साबित होगा, बल्कि बाहर के बच्चे भी यहाँ आकर के। एक संस्थागत सवाल करूँगा मैं, आपकी संस्था भी है समाज की, उस समाज में IAS RAS लेवल के अधिकारी जुड़े हुए, तो क्या इस तरीके का पूरा एक बोर्ड भी आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में है जिसमें एजुकेशन सेक्टर के या एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, और उनका लाभ उनको बच्चों को कैसे मिल सकता है? यदि मैं कहूँ कि कोई यूनिवर्सिटी यदि कई उसकी अच्छा रिकग्निशन मिलता है, अच्छी स्थापित होती है, एजुकेशन का उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा भूमिका रहती है। और विशेष रूप से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऐसा आपको मिल जाए जो कि अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट हों। हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आपके लॉ के एक्सपर्ट मिलेंगे, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे सुरेश चंद्रा, आपके आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट मिलेंगे, हमारे इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण मिलेंगे, KL मीना साहब जो खुद यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और राजस्थान सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हमारे यहाँ से आंध्रा से चीफ सेक्रेटरी के पद पर रिटायर्ड हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं सारे। तो पॉलिटिकल लोग भी हैं, कमला जी भी है जो कि यहाँ की पूर्व जिला प्रमुख रही है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इस प्रकार का बना है कि हमको उनसे कुछ इनपुट मिले हैं और वो इस यूनिवर्सिटी को एक गति और दिशा दे। तो बच्चों को भी उसका लाभ मिलेगा? तो बच्चों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा उसका। जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो तय करेगा, जो पॉलिसी तय करेंगे, जो सब्जेक्ट्स तय करेंगे, जो एक्सपर्टाइज के रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ें वो तय करेंगे, तो नीचे अल्टीमेटली बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, छात्रों के लिए। तो जिस तरीके से श्री जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है, नाम जितना पावन है, शायद उपदेश भी जिस तरीके से RD साहब ने हमको बताया, उद्देश्य भी इनका पावन नज़र आ रहा है। और
जिस तरीके के लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन के लोग जुड़े हुए हैं, आईएएस, आरएएस, समाज जो खुद तरक्की कर पाया, वो चाहता है कि युवा देश का तरक्की करे, वो इस विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे रहा है। उसको देखते हुए यह निश्चित लगता है कि यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में खुद तो स्थापित होगा ही, लेकिन शायद यहाँ के युवाओं को भी एजुकेशन में एक नई दिशा दे पाएगा। आरडी साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरीके से किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। अमित सिंह के साथ मैं पीयूष प्रत्यक्ष।